हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज से हम लोग केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। जो भी बच्चे अपने बोर्ड्स के लिए, क्लास 11th के लिए, जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये एकदम फाउंडेशन की तरह काम करता है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है, उसमें हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोल कॉन्सेप्ट का यूज हमें जरूर मिलता है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम टीचर्स बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं फॉर्मूला मेमोराइजेशन पे। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फॉर्मूला मेमोराइजेशन से हमें फंडामेंटल लेवल पे पता ही नहीं चलता है कि मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या। इस वजह से जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या स्कूल एग्जाम्स में कोई अच्छे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उस क्वेश्चन को लेकर, मोल को लेकर, वो बहुत पुअर हो जाता है और वो प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होते। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि मोल कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल लेवल पे स्टार्ट करा जाए। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एकदम फंडामेंटल लेवल से मोल के बारे में बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी हेल्प से मोल कॉन्सेप्ट को डेवलप करा गया है। अगर आप एकदम रिगरसली सिर्फ मोल को ही स्टडी करना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप लोग बहुत अच्छे से मोल को स्टडी करना चाहते हैं इन डेप्थ, कि मोल कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ ओवर द पीरियड ऑफ साइंस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए जरूरी है कि आप आज के लेक्चर को जरूर देखें। चलिए, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री को समझने की। अगर कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है कि उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट के बारे में एक डेफिनेशन तो हमें पता हो कि वो सब्जेक्ट हमें बताता क्या है, हम उस सब्जेक्ट में किस चीज के साथ डील करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो केमिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन करा जा सकता है कि केमिस्ट्री में वो ऐसी ब्रांच है साइंस की, केमिस्ट्री, जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतनी सी बात बोल दी जाए कि हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर की स्टडी करते हैं तो ये बहुत ही इनकम्प्लीट बात होगी। केमिस्ट्री नाम आते ही ज्यादातर बच्चों को पहली बार या पहले लॉजिक से ये समझ में आता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन के साथ डील करेंगे। और जब ये बात बोली जाती है कि केमिस्ट्री में हम सिर्फ मैटर को स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट को छोड़ रहे हैं। तो अपनी डेफिनेशन को और ज्यादा प्रिसाइज रखने के लिए, और ज्यादा एक्यूरेट रखने के लिए, हम इसमें थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट करते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग अकेले मैटर की स्टडी नहीं करते, बल्कि मैटर के अंदर भी कुछ और स्पेसिफिक चीजों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मैटर का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी मैटर किस तरह से या किस चीज का बना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं, ये पेंसिल, तो पेंसिल के अंदर ये ब्लैक कलर का लेड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ भी लिखते हैं। ये लेड, अगर आप लोगों को पता हो, जितने बच्चों ने 10th क्लास तक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी उन्हें पता होगा, ये लेड एक्चुअली में ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट कार्बन एटम्स का मिलकर बना होता है। तो ये लेड एक तरह का मैटर है और ये मैटर बना किस चीज का है? कार्बन एटम्स का। तो एक तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये जो पेंसिल लेड है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसके कॉम्पोजिशन को जानना भी केमिस्ट्री का ही क्या है, पार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिस्ट्री में कॉम्पोजिशन को स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैटर को इन डेप्थ अगर समझना है तो वो किन चीजों का बना है और कैसे बना है, यह जानना भी जरूरी है। इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिशन की स्टडी नहीं करी जाती। अगर हमें मैटर का कॉम्पोजिशन पता है तो मैटर किस तरह से फिजिकली बिहेव करेगा, ठीक है, वो भी प्रिडिक्ट करा जा सकता है। और वो प्रिडिक्शन मैटर की प्रॉपर्टीज के अंदर करा जाता है। यानी मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और कर सकते नहीं, करते ही हैं। मैटर की प्रॉपर्टी कैसी है, जैसे अगर मैं बात करूं वाटर, तो वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन वाटर बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से होता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है, ठीक है, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर वाटर बनाया जाता है, जब इन दोनों को मिलाकर वाटर बनाया जाता है, तो वो वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो वाटर का रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होना उसकी एक प्रॉपर्टी है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रूम टेम्परेचर पर गैस होना ही उसकी प्रॉपर्टी है। तो क्यों वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, इन सारी बातों का डिस्कशन भी हम केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। और केमिस्ट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आ ही जाएगी, वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि मैटर आपस में इंटरेक्ट कैसे करता है। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा,
हाइड्रोजन एक अलग टाइप का मैटर है, ऑक्सीजन एक अलग टाइप का मैटर है। इन दोनों को हमने आपस में इंटरैक्ट कराया और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन से वाटर बना। यानी यहां पर हमने एक केमिकल रिएक्शन को देखा है और हमें इसे भी केमिस्ट्री में स्टडी करना होगा। और अब आपको मैं बताऊं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्लास 11th की केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्या हुई है इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता, क्यों हुई है और किन कंडीशन में होती है इसके बारे में भी डिस्कशन होता है। कैसे, जरा समझिए एक बात। अगर मैं बात करूं, अगर अपने सराउंडिंग में आप एयर को ऑब्जर्व करो तो आपको पता है कि इस एयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी हैं एयर में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो वो आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाने लगे और आपके रूम में बारिश अपने आप होने लगे। मतलब कितना अमेजिंग हो गई वो चीज। लेकिन एक बात समझो, ऐसा नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन जो रूम में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो रूम में प्रेजेंट है, वो रिएक्शन करके वाटर नहीं बना रहे। यानी हमें केमिस्ट्री ये तो बताती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे, ये 10th क्लास तक हमने पढ़ा है। लेकिन किन कंडीशन में बनाएंगे, रूम में अभी डायरेक्टली वाटर क्यों नहीं बन रहा है, इन सारी बातों का डिस्कशन भी क्लास 11 12 की केमिस्ट्री में हमें करना है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, ये होती है दरअसल में केमिस्ट्री की एक कंप्लीट डेफिनेशन। केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी करना है, लेकिन मैटर की इन डेप्थ स्टडी 3-4 चीजों के बेसिस पर होती है। मैटर का कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, और मैटर में कैसे एक दूसरे मैटर के साथ आपस में इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में अगर हमें मैटर को स्टडी करना है तो मैटर का इन डेप्थ डिस्कशन करने के लिए मैटर को क्लासिफाई करना जरूरी हो जाता है। अब वैसे नॉर्मली अगर किसी पर्सन से आप पूछो मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, तो अगर आपने 10th क्लास तक मैटर को पढ़ा है तो ज्यादातर बच्चे ये रिस्पॉन्स करते हैं कि मैटर एक्चुअली में 3 फिजिकल स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और कुछ ऐसे महारथी होंगे जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी बातें पता है, तो वो बोलेंगे सर प्लाज्मा भी होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है, और एक दो मैटर के क्या नाम है फिजिकल स्टेट्स और भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नियरली अपने आसपास जिस मैटर के साथ डील करना होता है वो मोस्टली क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के साथ हम नॉर्मल लोग डील नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्लास 11 12 के स्टूडेंट डील नहीं करते। जो रिसर्च कर रहे हैं या जो बहुत अच्छा अच्छा वर्क कर रहे हैं, आगे हाई लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनको इसके साथ डील करना होता है, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के साथ। अपने लिए मैटर का फिजिकल स्टेट अभी 3 ही फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर का क्लासिफिकेशन अगर आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस बताया है तो गलत नहीं बताया है, बस थोड़ा सा इनकम्प्लीट बताया है। मैटर का क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है कब, जब हम बात कर रहे हैं इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकली मैटर कैसे अपीयर हो रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसे टर्म्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री दरअसल में फिजिक्स का एक सब टॉपिक है। तो केमिस्ट्री में मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो बात होगी, लेकिन केमिस्ट्री के लेवल पर अगर बात करी जाए तो केमिस्ट्री के लेवल पर अगर मेरे को मैटर को क्लासिफाई करना है तो मैटर के 2 मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं, वो है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली में बेस्ड होता है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर पर, मैटर किन चीजों से बना है। और आप लोग रिकॉल करो, मैंने अभी क्या बताया था कि मैटर में अगर हमें स्टडी करनी है, केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करनी है तो उसके कॉम्पोजिशन को स्टडी करना जरूरी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमें मैटर का बताया जाता है ये दरअसल में कॉम्पोजिशन पर बेस्ड है। और कॉम्पोजिशन पर बेस्ड क्लासिफिकेशन में मैटर को 2 बड़े ब्रॉड चंक्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या 2 ब्रॉड कैटेगरीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि 10th क्लास तक इतना तो हमें समझ में आ गया है, हर तरह का मैटर जो अपने आसपास हम देख सकते हैं ये मैटर बना होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर एक ही टाइप के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, प्योर सब्सटेंस की पहचान क्या है। प्योर सब्सटेंस एक्चुअली में एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी अगर प्योर सब्सटेंस एटम का बना होगा तो एक ही टाइप के एटम होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स का बना होगा तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आयंस होंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ आयंस ही प्रेजेंट होंगे। तो ये एक ही टाइप के किससे बना होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है। और अगर मेरे को फिजिकली पहचानना है कि एक सब्सटेंस प्योर मैटर है या नहीं,
तो मैं कैसे पहचानूंगा? मैं उस सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। फिजिकल मेथड का मतलब क्या? जैसे उसे बॉईल करूंगा, ठीक है, उसे हीट करूंगा, ठीक है, सॉरी बॉईल करूंगा, बॉईल कर दिया मैंने, या मान लीजिए मैंने उसको फिल्टर कर दिया, ठीक है, फिल्टर कर दिया, उसे कट डाउन करा, इस तरह की चीजें अगर मैंने उसके साथ करी, तो प्योर सब्सटेंस अपने से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं होता है। प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड्स की हेल्प से ब्रेक डाउन नहीं करा जा सकता। फिजिकल मेथड आप लोगों ने पढ़े ना 9th क्लास में, अगर याद करो, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के अंदर आपने कुछ फिजिकल मेथड सेपरेशन के पढ़े होंगे, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे अप्लाई करते थे, क्रोमैटोग्राफी हो गई, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। तो ये सारे फिजिकल मेथड्स अगर प्योर सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो जिन फंडामेंटल पार्टिकल से बना है हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यानी प्योर सब्सटेंस को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में या सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं करा जा सकता बाय एनी फिजिकल मीन, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम मिक्सचर्स के बारे में बात करें तो मिक्सचर से तुरंत समझ में आ जाता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसा सब्सटेंस होगा जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को या प्योर सब्सटेंस को किसी भी प्रपोर्शन में मिला देने पे बना है। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक के बारे में अगर बात करें तो हमें पता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, वाटर भी होता है, शुगर भी होता है, कुछ फ्लेवर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें पता चला मिक्सचर, तो मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी प्रपोर्शन में हम मिला देते हैं। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। मिक्सचर का जो इन डेप्थ डिस्कशन है वो क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा, सॉल्यूशन चैप्टर, उसके अंदर हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में होमोजीनियस को डिस्कस करेंगे, और एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन आएंगे, उसके अंदर हम लोग हेट्रोजीनियस को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो अभी क्योंकि मिक्सचर का डिस्कशन हमें नहीं करना है तो बस इतना याद रख लो मिक्सचर होता क्या है। हमें अब अगर मोल कॉन्सेप्ट को समझना है तो प्योर सब्सटेंस को और इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और प्योर सब्सटेंस को और अगर और इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना है तो हम इसको और फर्दर दो कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। लेकिन याद रखना प्योर सब्सटेंस की कहानी क्या है, प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी एलिमेंट भी एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। यानी अगर कोई एलिमेंट है तो अगर मैं उसके ऊपर कोई भी फिजिकल मींस अप्लाई करूं तो मैं उसे उससे सिंपलर सब्सटेंसेस में या सिंपल पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा, और कंपाउंड के साथ भी यही बात होगी। तो अभी हमें यह समझना है कि दरअसल में एलिमेंट और कंपाउंड में जो मेजर डिफरेंस है वो है किस बात का, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, याद रखना मिक्सचर में ये जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का आइडिया है इसे हम लोग क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो एलिमेंट के बारे में हमें बात पता है कि 9th-10th क्लास से हमें ये समझ में आता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं ताकि जितनी भी चीजें हमें समझ में आई थी 9th-10th तक वो और अच्छे लेवल पर हम अंडरस्टैंड कर लें। कुछ बातें अगर हम भूल चुके हैं उन्हें रिकॉल कर लें, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में उसका यूज बहुत ज्यादा आएगा। तो एलिमेंट जैसे आपको मैंने पहले भी बताया वो है एक टाइप का प्योर सब्सटेंस, लेकिन इसके मायने क्या है? इसका मतलब यह होता है कि एलिमेंट जिन पार्टिकल से बना है वो एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, और एलिमेंट के केस में उन पार्टिकल्स को जिससे एलिमेंट बनता है उन्हें बोलते हैं एटम्स। यानी एलिमेंट बना किससे होता है? एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और सेम टाइप के एटम्स की पहचान क्या होती है? यानी एक एटम या एक एलिमेंट का एक सर्टेन एटम दूसरे एटम से सेम है या डिफरेंट है, उसकी पहचान क्या होती है? क्या एटम के ऊपर कोड लिखा होता है कि जैसे एक एटम है स्फेरिकल तो उसके ऊपर उसका सिंबल लिखा होता है, कॉपर है या फिर आयरन है? तो आंसर है नहीं भाई, किसी भी एटम के ऊपर उसका सिंबल नहीं लिखा होता कि हम उसको देखकर पहचान जाए कि वो कॉपर का है या आयरन का। तो फिर एटम्स की पहचान कहां से होती है? दरअसल में एटम की आइडेंटिटी गवर्न करता है उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स के नंबर। हमें पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम की आइडेंटिटी, यानी एक एटम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का है या नहीं, इसे बताते हैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेम टाइप के एटम्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा भाई। दरअसल में मोल कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली अंडरस्टैंड करने के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं ये एक 7 स्टार नोट है, ठीक है। अगर आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट्स जरूर बनाते रहिए। हालांकि ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट मेरी एडवाइस है कि नोट्स जरूर अपनी हैंडराइटिंग में बनाइए, बहुत फ्रूटफुल होता है वो रिवीजन के लिए। ठीक है, तो 7 स्टार नोट क्या है? 7 स्टार नोट ये है कि किसी भी एटम की पहचान उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से होती है। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स में सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, यहां तक तो आई गेस कोई भी दिक्कत इस बात को समझने में नहीं होगी। एक मिनट दीजिएगा मेरे को, बोलते बोलते थोड़ी प्यास लगाई। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ एटम्स में क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉपर के एटम्स होंगे तो हर कॉपर एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, कार्बन एटम होंगे तो हर कार्बन एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ये उनकी पहचान होती है। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, क्योंकि सेमी टाइप के एटम्स होते हैं तो हम उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये कॉपर का एक वेसल है, तो कॉपर के वेसल की खास बात क्या होगी? ये बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। ये इतने छोटे एटम होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होते, नेकेड आइज की तो बात भूल ही जाओ। तो ये जो कॉपर एटम्स होते हैं, ठीक है, ये मतलब ये जो कॉपर वेसल है ये छोटे छोटे कॉपर एटम से मिलकर बना है। और हम कैसे पहचानेंगे ये सारे कॉपर के ही एटम है? तो इस तरह से पहचानेंगे कि हर कॉपर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। कितने? 29। अगर किसी भी एटम में 29 प्रोटॉन ना हो तो हम उसे कॉपर नहीं बोलेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखो, कोयला रखा हुआ है, कोक है, तो कोयला या कोक दरअसल में कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है। तो ये जो कोयला है, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करी जाए तो ये बहुत छोटे छोटे कार्बन एटम से मिलकर बना होगा। और उन कार्बन एटम्स की आइडेंटिटी क्या होगी? मतलब कैसे पता चलेगा ये सारे कार्बन एटम्स सेम ही हैं? कैसे पता चलेगा सारे कार्बन एटम सेम है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम। कितने होते हैं वो? 6 होते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको ये पता चला है कि एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, यानी एलिमेंट किन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं? एटम से। ठीक है, आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, और आपको ये बात बता दूं, यही बात दरअसल में आगे जाके मोल कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, तो कहानी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जरा एक मिनट, जरा पेन का कलर चेंज कर लूं। ठीक है, रेड कलर से व्हाइट पे ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये भी एक 7 स्टार नोट है। अब देखो, हमें एक बात समझ में आई है कि जो भी मैटर हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे ये कॉपर वेसल है, कोक है, ठीक है, कोयला, ये सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे एटम से मिलकर बने। तो इस सैंपल का या इस मैटर का जो भी मास आया होगा, जैसे इस यूटेंसिल का जो भी मास है, वो कलेक्टिवली इन सारे एटम्स का ही तो मास होगा। क्योंकि ये जो भी वेसल है ये कंप्राइज्ड किससे? एटम्स से, जो इसके अंदर प्रेजेंट है। खास तौर पे ये बात हो रही है एलिमेंट की। ऐसे ये जो कोक का सैंपल है, ये बना किससे है? ये बना तो कार्बन एटम से ही है। तो इस कोल का जितना भी मास आएगा, उसमें सारा का सारा मास कंट्रीब्यूट कौन कर रहा होगा? जितने भी एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये बात याद रखना, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है, जो भी सैंपल हमें दिया है, उसका जो भी मास है, वो एक्चुअली में किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब जिन पार्टिकल से वो मैटर बना है या वो सब्सटेंस बना है, उसके टोटल मास से उस पूरे सब्सटेंस का मास आता है। यानी अगर मैं बात करूं कि मैं अगर बात कर रहा हूं 1 kg आयरन की, 1 kg का आयरन का ब्लॉक अगर मेरे पास रखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस आयरन में जो छोटे छोटे एटम्स होंगे, उन सारे एटम्स का कलेक्टिव मास कितना है? 1 kg है। इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही बात दरअसल में मोल कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल बनता है। तो मास ऑफ सब्सटेंस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल मास ऑफ all the particles present in it। ये दरअसल में मोल कॉन्सेप्ट का फंडा बनेगा भाई आपके लिए। तो ये 7 स्टार नोट है, इसे अलग से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं एक छोटी सी एडवाइस, जो बच्चे अपनी तैयारी को लेकर, चाहे वो बोर्ड्स की हो चाहे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, उसको लेकर अगर सीरियस है, तो मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि
दो अलग अलग कॉपीज बनाइएगा, एक तो नोट्स की जहां से आप रिवीजन कर सकते हो, एक फॉर्मूला नोटबुक अलग से बनाइएगा जिसमें हो सकता है छोटे छोटे की पॉइंट्स हर चैप्टर वाइज आप नोट डाउन करते रहे। तो इससे रिवीजन में बहुत क्विक हेल्प मिलती है, क्योंकि रियलाइज करो जब आप एग्जाम के पास पहुंच जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरी की पूरी कॉपी रिवाइज करें। तो वो जो फॉर्मूला नोटबुक्स होती है, वो स्पेशल पॉइंट की बुक होती है, वो रिवीजन में बहुत की एक्सपर्ट हमारे लिए होती है, बहुत हेल्प करती है हमें वहां पर रिवीजन में। तो इसीलिए कोशिश करिए फॉर्मूला नोटबुक जरूर बनाइए। ठीक है, चल तो एलिमेंट के बारे में समझ गए कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट क्या होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स के बारे में भी बात समझ ली और ये 7 स्टार नोड भी समझ लिया। अब आगे बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड कैसे एलिमेंट से अलग होते हैं? तो कंपाउंड में कहानी क्या होती है, ये जो कंपाउंड होते हैं मेरा बच्चा, ठीक है, ये दरअसल में जिन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, या फिर कई बार ये आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि केमिकल कंपाउंड दरअसल में किससे कंपोज होता है, बहुत सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से। जैसे एलिमेंट आइडेंटिकल एटम से बना होता है, उसी तरह से कंपाउंड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ये बनते एटम्स से ही हैं। एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और उससे मॉलिक्यूल बनता है। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि केमिकल कंपाउंड भी फंडामेंटली एटम से ही बना है, यानी अल्टीमेटली केमिकल कंपाउंड के अंदर है तो एटम ही, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल से बने? अगर इस बात को आप जानते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, तो आप मोल कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ जाओगे। पर अगर हम ये नहीं जानते कि अल्टीमेटली कंपाउंड बना किससे है, एटम से, बट फिर भी हम बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल से बना है, तो ऐसा क्यों बोला गया? अगर ये नहीं जानते हैं तो इसीलिए मैंने ये आज का लेक्चर लिया है, ताकि आपको फंडामेंटली समझ में आए कि कहानी मॉलिक्यूलर लेवल पर सब्सटेंसेस के साथ क्या होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स दरअसल में बनते एटम से ही, लेकिन एक कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो उन एटम्स की वजह से नहीं आती हैं, बल्कि आती हैं उसमें प्रेजेंट या वो जिन मॉलिक्यूल से बना है उसकी वजह से। कहने का मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको दोबारा से ले चलता हूं फर्स्ट स्लाइड पे। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटर महाशय हैं ये बनते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, और वाटर का रूम टेम्परेचर पे जो बिहेवियर या फिजिकल स्टेट है वो है लिक्विड होना। तो नोटिस करो, ये जो वाटर हम अपने आसपास देखते हैं रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये बना तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से। और हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का फिजिकल बिहेवियर तो है कि रूम टेम्परेचर पे वो गैस होना चाहिए, तो वाटर कायदे से गैस होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, पर वो लिक्विड है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर बना है H2O मॉलिक्यूल से। तो वाटर कंपाउंड का जो बिहेवियर है वो ये मॉलिक्यूल गवर्न करेंगे, ना कि उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स। यही यहां पर कहने का मतलब होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो बिहेवियर है वो उसके मॉलिक्यूल्स गवर्न करते हैं, ना कि वो मॉलिक्यूल जिन एटम से बने हैं वो गवर्न करते हैं। इसीलिए कंपाउंड के लिए फंडामेंटल पार्टिकल जो माना जाता है, जो कंपाउंड के बिहेवियर को गवर्न करेगा, वो मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं, या अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयंस माने जाते हैं। दो एग्जांपल है, जैसे शुगर। तो शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, C12H22O11। यानी शुगर में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, बट शुगर कैसा होता है, सॉलिड। क्यों? क्योंकि शुगर का जो बिहेवियर है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गवर्न नहीं करेगा, वो गवर्न करेगा पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल, जिसमें 12 कार्बन एटम्स आपस में अटैच्ड हैं, 22 हाइड्रोजन एटम और 11 ऑक्सीजन एटम। ऐसे ही NaCl, ये महाशय एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका जो बिहेवियर गवर्न होता है वो दरअसल में Na+ कैटायन और Cl- जो कि एक एनायन है उससे गवर्न होता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंड के लिए बोला जाता है कि भले ही फंडामेंटल लेवल पे वो बनते एटम से ही हैं, लेकिन उनके लिए जो उनकी प्रॉपर्टीज को गवर्न करने वाला फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है, या आयनिक कंपाउंड के केस में आयन होता है। ठीक है, और किसी भी फिजिकल मेथड से ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं इनके मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। मतलब शुगर मॉलिक्यूल को फिजिकल मेथड्स जैसे कि क्या, बॉइलिंग हो गई, इवेपोरेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, इन सब मेथड से और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसीलिए कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस भी माना गया है।
क्योंकि प्योर सब्सटेंस का ये मतलब नहीं है कि वो एक ही टाइप के एटम्स या पार्टिकल से बना। प्योर सब्सटेंस की एक डेफिनेशन ये भी है कि उससे फिजिकल मेथड से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन हम नहीं कर सकते। ऐसे ही शुगर में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तीन अलग अलग सब्सटेंस है। फिर भी हम इसे प्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन तीनों को, कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, फिजिकल मेथड से ब्रेकडाउन नहीं करा जा सकता। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और कंपाउंड का एक अच्छा लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब कंपाउंड के बारे में अगर आपको और डिटेल में चीजें समझनी है और इसका मोल कॉन्सेप्ट के साथ रिलेशन समझना है तो मॉलिक्यूल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में आप बात करते हैं थोड़ी सी। तो जो भी कंपाउंड हम अपने आसपास देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाटर है, ठीक है, तो हमें इतनी तो अब केमिस्ट्री आती है और इतनी साइंस हमें पता है कि हम ये जानते हैं कि कंपाउंड बनता तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स ना तो नेकेड आई से विजिबल होते हैं ना माइक्रोस्कोप से। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा और अपना दिमाग लगाकर, लॉजिकल अप्रोच लगाकर हम ये समझते हैं कि हाँ वो कंपाउंड दरअसल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो जब भी आप अपने आसपास क्या देखो, वाटर देखो, तो अब आपको वाटर दरअसल में एक पूरी सिंगल एंटिटी दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको ये तुरंत दिखाई देना चाहिए एज साइंस स्टूडेंट कि वाटर छोटे 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 वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और ये जो छोटी सी ड्रॉप देख रहे हो ना वाटर मॉलिक्यूल की, ये जो ऊपर स्प्लिटर हो गया पानी, इसमें भी मैं आपको बता दूं बिलियंस एंड बिलियंस वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ों करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वाटर का एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। और एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को अगर मैं जूम करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को जूम करा जाए वाटर का तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि उसमें एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ केमिकली बॉन्डेड होता है। और ऐसे कितने एटम्स होंगे इस वाटर के अंदर? तो बिलियंस एंड बिलियंस, मतलब करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। लेकिन यहां पर भी एक बात जरूर ट्रू होगी, और वो बात क्या है वो फिर से मैं आपको नोट के फॉर्म में बता देता हूं कि इस वाटर का जो भी टोटल मास आएगा, इस एक ग्लास वाटर में जितना भी मास है वो सारे के सारे वाटर पार्टिकल मास का सम आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं मास ऑफ वाटर, तो वो किसके इक्वल आएगा? टोटल मास ऑफ ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड का जो मास होता है, मास ऑफ वाटर सैंपल, किसी वाटर सैंपल का जो मास है वो उसके अंदर प्रेजेंट टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके मास का, उसका मास होता है। ठीक है, यानी अगर एक ग्लास वाटर है तो अगर वो मान लो 20 ग्राम का है, तो इसका मतलब उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मास कितना होगा? टोटल 20 ग्राम होगा। ठीक है, मतलब करोड़ों अरबों जो बिलियंस एंड बिलियंस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स का कलेक्टिव मास उस सैंपल ऑफ वाटर में कितना है? 20 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या, आपको टेक अवे क्या करना है यहां से पॉइंट, कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मास दिया है तो एक्चुअली में मास किसका दिया होता है? उन फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, 20 ग्राम वाटर है तो इसका मतलब है 20 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स का मास है वो टोटल। और हाँ, वाटर मॉलिक्यूल बने किससे होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो आप ये भी बोल सकते हो और इन डेप्थ जाकर कि वो जो 20 ग्राम मास मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लेट्स से इस वाटर सैंपल का मास, ठीक है, 20 ग्राम है, तो इसका मतलब है अगर वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं एटम से, तो इस 20 ग्राम का कुछ पार्ट हाइड्रोजन एटम से आया होगा और कुछ पार्ट ऑक्सीजन एटम से आया होगा भाई, क्योंकि दोनों चीजें प्रेजेंट और दोनों के मास अलग अलग होते हैं। तो कुछ पार्ट ऑक्सीजन से आएगा और कुछ पार्ट हाइड्रोजन से आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे अगर केक है तो केक बनता कैसे है? मतलब तीन बेसिक इंग्रेडिएंट, फ्लावर, शुगर, एग्स। ठीक है, तो एक केक का जितना भी मास आएगा उसका कुछ पार्ट क्या होता है? उसका कुछ पार्ट होता है फ्लावर, ठीक है, उसका कुछ पार्ट होगा एग्स और उसका कुछ पार्ट होगा शुगर। जैसे मान लो 1 kg केक है, तो 1 kg केक में हो सकता है 800 ग्राम क्या हो? 800 ग्राम हमारे पास फ्लावर हो, ठीक है, 150 ग्राम शुगर हो और 50 ग्राम हमारे पास क्या हो? एग्स हो। उसी तरह से जैसे एक केक तीन बेसिक इंग्रेडिएंट से मिलता है, मिलकर बनता है, तो एक केक का टोटल मास उसके बेसिक इंग्रेडिएंट के टोटल मास के बराबर होता है। ऐसे ही एक कंपाउंड का जो टोटल मास होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स का सम तो होता है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल के मास का तो सम होता है, लेकिन साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। तो फंडामेंटली हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का मास दरअसल में
उसमें प्रेजेंट अलग अलग टाइप के एटम्स के मास का क्या होता है, सम होता है। अगर ये बात आपने समझ ली है तो ट्रस्ट मी, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर आपको इंफॉर्मेशन है यूनिटरी मेथड की, अगर यूनिटरी मेथड आता है तो आपको मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता भाई। एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोल कॉन्सेप्ट की, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, लोग पता नहीं वो गोल्डन ट्रायंगल और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये फंडामेंटल लेवल पे दो चीजें पता है। एक कंपाउंड का मास जब हमें दिया होता है तो उसके मायने क्या होते हैं, और दूसरा यूनिटरी मेथड। अगर ये दो चीजें आती हैं तो एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं भाई। कंपाउंड के बारे में एक छोटी सी बात आपको और बतानी है कि कंपाउंड्स का अगर फिजिकल स्टेट चेंज करें, जैसे वाटर का केस यहां पर लिया गया है, हमारे पास बड़े बड़े आइसबर्ग है, हमारे पास सी है और क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में वाटर वेपर होता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है ना, ठीक है, तो इससे उस पार्टिकल्स में फर्क नहीं पड़ता जिनसे वो बना है, यानी उसके कॉम्पोजिशन में फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम लोग बात करें इस आइसबर्ग की, तो आइसबर्ग में भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप ध्यान से देखो ये आइसबर्ग छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन आटम है और दो हाइड्रोजन आटम है। बस फर्क क्या है कि आइसबर्ग बनाने के लिए, क्योंकि वो सॉलिड है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के बहुत क्लोज आना पड़ेगा। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज है। वाटर में अगर वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो लिक्विड फॉर्म में भी एक वाटर को अगर आप उठाकर देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा मार्कडाउन करूं आपके लिए फोकस करने के लिए, ठीक है, जैसे कि इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो लिक्विड में, सिर्फ इसको, तो आपको दिखेगा कि रेड कलर का एटम है और दो व्हाइट कलर के एटम से जो बॉन्डेड है। रेड कलर का एटम ऑक्सीजन है और व्हाइट कलर वाले हाइड्रोजन है, यानी ये वाटर का मॉलिक्यूल। फर्क क्या है सॉलिड और लिक्विड में, कि सॉलिड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के बहुत क्लोज है, लिक्विड में ये एक दूसरे से थोड़ा क्या हो गए, दूर दूर हो गए, गैस में और दूर हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जब एक कंपाउंड अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है, चाहे वो गैस में रहे, लिक्विड में या सॉलिड में, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है, यानी वो बना जिन चीजों से, वो बना जिन मॉलिक्यूल से है, उन मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन आपको आगे चलने से पहले आगाह कर दूं बात, केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में बहुत जगह एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो कंपाउंड के लिए मैंने ये जो बात बताई है कि कंपाउंड जब फिजिकल स्टेट चेंज करता है तो उसके पार्टिकल का फॉर्मूला नहीं चेंज होता, उसका कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होता। ये बहुत सारे केसेस में तो ट्रू है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ट्रू नहीं भी होता है, वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, पर वो बात के लिए रखते हैं। ठीक है, सब कुछ एक ही दिन पढ़ेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, उतना हमें लंबा करना नहीं है। वन बाय वन चीजों को कलेक्टिवली समझेंगे ताकि एक क्लियर पिक्चर हो जाए केमिस्ट्री की हमारे लिए। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कि भाई हमें ये बात समझ में आ गई कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, और ये दोनों ही चीजें फंडामेंटल लेवल पे बनी होती है एटम्स की। तो मोल कॉन्सेप्ट का अगर डिस्कशन करना है तो एटम्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्विकली मैं बस आपको रिकॉल कराता हूं क्योंकि आपको ये सारी चीजें ऑलमोस्ट पता होंगी। ठीक है, कि एटम भाई साहब बना किन चीजों का होता है, तो एटम भाई साहब बना होता है तीन चीजों का, तीन मेजर फंडामेंटल पार्टिकल। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग जो साइंस को बहुत डेप्थ में फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास प्रोटॉन है, और क्या है, हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके अलावा भी फंडामेंटल पार्टिकल्स कई होते हैं। ठीक है, हमारे पास पॉजिट्रॉन्स हैं, मेसॉन्स हैं, ठीक है, क्वार्क्स हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन हाँ, हमें अपने लेवल पे इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल के साथ ज्यादा डील करना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली एटम में कहां प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ये छोटी सी बात है, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। न्यूक्लियॉन्स की मेरे स्पेलिंग में करेक्ट कर लो। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पर ये छोटी मोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको सारी चीजें बस रिकॉल हो रही हैं जो हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ी है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम में इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस बस क्या है, वो स्पेस है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और
एटम के बारे में एक अगली बात आपको बहुत अच्छे लेवल पे पता होनी चाहिए कि किसी भी सिंगल एटम का जो मास होता है ना, मास ऑफ एटम, चाहे वो आप ग्राम में निकालो चाहे केजी में या किसी भी यूनिट में, वो दरअसल में किसका मास आता है? वो मास आता है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। नोटिस करना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को एटम का मास इवेलुएट करने के लिए इन्वॉल्व नहीं करा जाता है। रीजन क्या है? एक्चुअली में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लेस देन एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इस रीजन की वजह से हम लोग ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है एटम के मास में वो इतना कम होता है कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो मास ऑफ एटम में सिर्फ लिया जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इसको फॉर्मूला वाइज अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे? मास ऑफ वन प्रोटॉन से। तो क्या निकल आएगा? तो निकल आएगा भाई साहब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, और इसमें ऐड कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या निकल आएगा? तो निकल आएगा, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा तो निकल आएगा मास ऑफ सिंगल एटम। तो ये एक जरूरी बात है, याद रखना कि मास ऑफ एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकलता कैसे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरी बात ये जरूर याद रखिएगा कि एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास को इन्वॉल्व नहीं करा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ठीक है, इन दो छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा। अब लेकिन हमें एक बात पता है कि यार एटम होता बहुत छोटा है, और फिजिक्स में या साइंस में एक बात होती है कि अगर हमें किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इवैल्यूएट करना है, तो हमें उसको यूनिट के साथ बताना होता है। जैसे मान लो दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस मेरे को निकालनी है, या जैसे मान लो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो एक तरह की लेंथ है, तो उस लेंथ को डिफाइन करने के लिए या उस डिस्टेंस को बताने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। हम बताते हैं कि भाई हाँ, मून से अर्थ लगभग क्या नाम है 3 लाख कुछ किलोमीटर दूर है। ठीक है, वगैरह वगैरह ऐसी लगभग लगभग चीजें हमें पता है। ठीक है, तो ये छोटा सा आइडिया हमें पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यूनिट चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। लेकिन ये यूनिट जो होती है ना, इसकी चॉइस डिपेंड करती है कि हम किस तरह की वैल्यू इवेलुएट कर रहे हैं। जैसे मून और अर्थ की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो किलोमीटर माइल्स अच्छी यूनिट है उसको इवेलुएट करने के लिए। लेकिन अगर मान लो मुझे इस पेंसिल के टिप का डायामीटर फाइंड आउट करना है, इस पेंसिल के टिप का डायामीटर फाइंड आउट करना है, वो भी एक तरह की लेंथ है, लेकिन वो लेंथ इतनी छोटी है कि अगर मैं इसे किलोमीटर में मेजर करूंगा तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। ठीक है, अगर मान लो एक पेंसिल है और एक पेंसिल के टिप का मेरे को डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो भाई साहब मुझे पता है ये डाया बहुत छोटा होता है, ये डाया बहुत स्मॉल है। अगर मैं इसे किलोमीटर में मेजर करने बैठ गया तो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 0.0000001 किलोमीटर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए हम यूनिट को ही छोटा बना देते हैं। हम कहते हैं इसकी आप इसको मेजर कर लो मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में अगर मेजर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1 मिलीमीटर के आसपास। तो हमें दिखाई क्या दिया कि इस पेंसिल के डायमीटर को जब हम किलोमीटर में क्या कर रहे थे रिप्रेजेंट, यानी एक बड़ी यूनिट में मेजर कर रहे थे, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी वो बहुत छोटी आ रही थी। लेकिन जब एक छोटी यूनिट में मेजर करा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, और ये हमारे लिए लिखना क्या हो गया, ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज ही अब हम लोग को डिस्कस करनी है एटम के लिए। भाई हमें पता है एटम का मास होता है, उसके बारे में डिस्कस करा। अब मास को मेजर करने के लिए हमारे पास जो मेजर यूनिट्स हैं वो है केजी या ग्राम। लेकिन केजी और ग्राम दरअसल में मास को मेजर करने की बड़ी यूनिट्स हैं। भाई केजी वगैरह की हेल्प से आप बहुत सारा सब्सटेंस मेजर करते हो, जबकि एटम के बारे में अगर बात करी जाए वो इतना छोटा पार्टिकल है कि उसे केजी या ग्राम में अगर मेजर करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटी आएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस पेंसिल के टिप के डायमीटर को जब किलोमीटर में हमने मेजर करा था तब वैल्यू आई थी। तो अपने इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए या कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मास की एक नई यूनिट डिफाइन करते हैं जो एटम जैसे बहुत छोटे पार्टिकल्स का मास मेजर करने में काम करती है।
और वो यूनिट है दरअसल में एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन एटॉमिक मास यूनिट को समझने से पहले एक छोटी सी चीज फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स भाई साहब ऐसे एटम्स होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन प्रोटॉन सेम होते हैं। आपको मैंने बताया किसी भी एटम की पहचान उसके प्रोटॉन से होती है, तो प्रोटॉन सेम होंगे तो नंबर, तो हम उसे एक ही टाइप के एटम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखो, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, 3 अलग अलग एटम्स दिए हैं, तीनों अलग अलग एटम हाइड्रोजन के। कैसे पता? देखो पहला वाला एटम जिसका नाम है हाइड्रोजन, उसके न्यूक्लियस को देखो, उसमें एक प्रोटॉन लिखा हुआ है। दूसरा वाला है ड्यूटीरियम, उसके न्यूक्लियस को ध्यान से देखो, उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। पहले वाले में क्या है? 0 न्यूट्रॉन। दूसरे वाले एटम में प्रोटॉन एक ही है, जैसा लेफ्ट वाले में था। तो जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे तब तक हम बोलेंगे दोनों सेम एटम्स हैं, यानी दोनों किसके एटम है? हाइड्रोजन के। लेकिन इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें बोला जाएगा आइसोटोप्स। कि आइसोटोप्स बोलते ही हमें समझ में आ जाएगा इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग है, जैसे लेफ्ट वाले में 0 है, राइट वाले में 1 है। थर्ड वाला है हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप जिसे हम बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम में भाई साहब क्या होता है? ट्राइटियम में 3 हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं, जिनमें से एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन एक ही होना चाहिए, प्रोटॉन अगर चेंज कर दिया तो इस आइसोटोप को हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं बोल पाएंगे। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो हमें दिखाई दिया कि हाँ भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं। और आइसोटोप्स में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, और हमें पता है कि किसी भी एटम के मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास को सम करा जाता है, तो हम यहां से तुरंत लॉजिकली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आइसोटोप्स के मास क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये भी एक 7 स्टार नोट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने में, जो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, तो 7 स्टार नोट क्या है? 7 स्टार नोट आइसोटोप्स के लिए बात यह है कि मास ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, इज डिफरेंट। अलग अलग आइसोटोप्स का मास अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन जो है पहला वाला, इसका मास अगर निकालना है तो सिर्फ एक प्रोटॉन का मास निकाल लो। ड्यूटीरियम का निकालना है तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास को सम करो। ट्राइटियम का निकालना है तो एक प्रोटॉन के मास और 2 न्यूट्रॉन के मास को क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आइसोटोप सिर्फ हाइड्रोजन के ही होते हैं, ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं। जैसे कार्बन का भी है, कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके स्पेशल नाम हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम की तरह अलग अलग नहीं होते, इन्हें इनके नंबर से जानते हैं। एक को बोलेंगे कार्बन 12, एक को बोलेंगे कार्बन 13 और एक को बोलेंगे कार्बन 14। तो ये 12, 13, 14 नंबर कहां से आए हैं? तो जो कार्बन 12 होता है उसमें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6 है, इनका सम करो तो 12 आएगा। तो ये 12 यही बता रहा है कि 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, सम आया है 12। अब एक बात देखना, हर कार्बन में अब प्रोटॉन तो 6 ही होंगे, प्रोटॉन 6 ही होंगे। जैसे अगला वाला कार्बन है 13 वाला, तो उसमें भी प्रोटॉन 6 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? 7, तो सम कितना आया? 13। इसीलिए इस कार्बन एटम को क्या बोल रहे हैं? कार्बन 13 या C13 भी बोलते हैं। ऐसे ही अगला वाला है कार्बन 14, उसमें प्रोटॉन तो 6 ही होने चाहिए, अगर प्रोटॉन 6 नहीं होंगे तो हम इसे कार्बन का आइसोटोप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे 8, ताकि सम कितना बने? 14 बने। ऐसे ही क्लोरीन के आते हैं, कॉपर के आते हैं, आयरन के होते हैं, हर अलग अलग टाइप के एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। यानी हर एलिमेंट ऐसे एटम से मिलकर बना होता है जिनके प्रोटॉन तो सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। और यूनिवर्स में ये जो अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं ना, इनका जो परसेंटेज प्रेजेंट है वो भी अलग अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, नेचर में कार्बन 12 वाला ऑलमोस्ट 99.8% होता है, ऑलमोस्ट, रफली रफली मैं आपको डेटा दे रहा हूं। ठीक है, ये हो जाता है मान लो 0.1%, और ये मतलब ये 0.19 या ऐसे मान लो। ठीक है, और ये मान लो 0.01%, लगभग लगभग बता रहा हूं, मतलब बहुत कम होता है कार्बन 14, बहुत कम। तो ऐसा नहीं है कि आइसोटोप बराबर बराबर ही मिलते हैं नेचर में, नहीं भाई। आइसोटोप में भले ही प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो अबंडेंस है नेचर में वो अलग अलग होती है। ठीक है, कोई आइसोटोप बहुत ज्यादा मिलेगा, कोई बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो वो हमें प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और अब हमें वापस से उस चीज पर डिस्कशन करना है कि हमें ये याद है कि एटम दरअसल में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं,
तो उनका मास मेजर करने के लिए बहुत छोटी यूनिट चाहिए हमें एटम की, और वो यूनिट यहां पर हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटम जैसे बहुत छोटे पार्टिकल्स का मास मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। और अगर ये एक यूनिट है तो इसकी डेफिनेशन पहले से फिक्स होगी। तो वो डेफिनेशन क्या है? तो इसे डिफाइन करा जाता है कि ये जो 1 AMU है, दरअसल में एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म AMU होता है, और इसको सिंबल ऐसे देते हैं U, ठीक है। तो अगर 1U लिखा है तो इसका मतलब है वो भी एटॉमिक मास यूनिट ही है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। हालांकि ये यूनिफाइड मास होता है, इसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन अपने सिलेबस में लगभग लगभग हम सेम मान के चलेंगे, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो साइंस को अगर बहुत इन डेप्थ परस्यू करते हैं, उन्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एएमयू और यूनिफाइड मास में थोड़ा सा वैल्यू का डिफरेंस है, जो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में, मतलब आगे अगर आप बड़ी क्लासेस में साइंस को फॉलो करते हो तब ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए यूनिफाइड मास या एएमयू लगभग लगभग न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही आती है अपने लिए, ठीक है। तो 1 AMU क्या होता है मैं आपको बता दूं। 1 AMU दरअसल में होता है 1/12 of mass of 1 कार्बन 12 एटम। अब मेरा बच्चा, आप सबको कार्बन 12 के बारे में तो समझ में आ ही गया है कि कार्बन 12 क्या होता है। कार्बन 12 का मतलब है कार्बन का वो आइसोटोप जिसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, वो वाला कार्बन लिया जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो उसका जितना भी मास आता है उसे बराबर 12 हिस्सों में बांट दिया, तो उसके 1 पार्ट का जो मास है उसे हम लोग 1 AMU बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, जरा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये पूरा कार्बन 12 एटम था, इसके हम लोग करेंगे 12 टुकड़े। भाई ये कार्बन एटम है पूरा, तो इसका कुछ मास होगा, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ऐसे 6 यहां कर लो, 1 2 3 4 5, तो 6 ऐसे ये हो गया। तो ये 12 पार्ट बन गए। और ये तो इतने फिगर, मतलब फिगरेटिवली मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन आपको ये 12 के 12 पार्ट बिल्कुल कैसे चाहिए, सेम चाहिए। तो इसका अगर आप एक पार्ट निकालोगे, ठीक है, इसका अगर आपने एक पार्ट निकाला तो ये दरअसल में क्या हो गया, 1/12 पार्ट हो गया। तो इस पार्ट का कुछ ना कुछ मास आएगा, तो ये जो मास आएगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 AMU, ठीक है। तो ये कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जो है, ठीक है, 1/12 पार्ट जो है कार्बन 12 का, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 AMU। तो भाई कार्बन ही क्यों लिया, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें थी, वो ले लेते, ठीक है। तो कार्बन इसलिए लिया क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं, 10th क्लास में भी आपको पता, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं भाई। मोर देन 30 लाख कंपाउंड्स हमें कार्बन के नोन है, और आज भी हम लोग कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स डेली बेसिस पे डेवलप कर रहे हैं। तो क्योंकि ज्यादातर हम लोग केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं, तो उनके मासेस को मेजर करने के लिए अगर कार्बन का ही क्या बनाया जाए, बेसिस बनाया जाए, तो एरर जो आएगी मेजरमेंट में वो बहुत कम आएगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप कभी सब्जी खरीदने गए हो या आटा दाल वगैरह कुछ खरीदने गए हो किसी ग्रोसरी शॉप पे या सब्जी मंडी में, तो आपने देखा होगा पुराने जमानों में, या आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, बट कईयों के पास आपको वेइंग स्केल मिलता है। और वेइंग स्केल की हेल्प से मेजरमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इन वेट्स का, ठीक है। जैसे 1 kg का वेट है, 2 kg का वेट है। तो एक बात समझना, जैसे 1 kg के वेट से आप सब्जी वाले के पास गए और आपने कहा कि भाई 1 किलो आलू दे दो। अब आलूओं का जो शेप होता है वो आड़ा टेढ़ा होता है, सबका मास अलग अलग होता है। तो जब वो तराजू पर यानी वेइंग बैलेंस पर, ठीक है, पोटैटोज को और इस वेट को दूसरी जगह रखता है, तो मास का बैलेंस बनता है। लेकिन आपने नोटिस करा होगा कभी भी ये मास दोनों तरफ बराबर नहीं हो पाता, क्योंकि भाई ये आलूओं का जो मास है बिल्कुल कैसा है, रैंडम है। तो उनका कलेक्टिव मास 1 kg हो जाए, इस बात के चांसेस बहुत कम है। अगर हो गया तो खुदा ना खास्ता मतलब एक गजबी चीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये मासेस क्योंकि रैंडमली होते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या रैंडम होते हैं, तो इन सबका कलेक्टिव मास 1 kg के बराबर आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इनका जो टोटल मास आता है वो या तो 1 kg से थोड़ा ज्यादा आएगा या 1 kg से थोड़ा कम। और जाहिर सी बात है, आप सब्जी लेने गए हो तो आप तो कोशिश करोगे ज्यादा लेकर आओ, तो आप उसे कहते हो भाई थोड़ा ज्यादा ही रखना, कम नहीं बेचता वो, ठीक है। तो समझे हम यहां से क्या, कि एक रेफरेंस मास की हेल्प से ये 1 kg हमारे पास रेफरेंस था। दूसरी चीज का अगर मास मेजर करते हैं जो उसी चीज की ना बने, तो कई बार मास को मेजर करने में वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है, और वैल्यू अगर कम ज्यादा हो गई तो हम बोलते हैं इसमें एरर आ गया, ठीक है।
लेकिन जरा सोचो, अगर हम एक 1 केजी के रेफरेंस मास से दूसरे 1 केजी के मास को ही मेजर करें, ठीक है, या अगर मान लो सब्जी वाले के पास 2 केजी का कोई और बांट रखा है, ठीक है, 2 केजी का कोई वेइंग स्केल रखा है या वेट रखा है, उसको मेजर करना चाहे 1 केजी से, तो आप ऐसे 1 केजी के 2 वेट्स यूज कर लो और आप देखोगे जैसे इनको तराजू पे रखोगे तो तराजू एकदम बराबर बैलेंस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों सेम चीजों के बने, रेफरेंस दोनों के लिए सेम है, तो इनके मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो बहुत कम आएगी। इसी एनालॉजी को हमें लगाना है यहां पर कि हमने कार्बन को ही रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमें साइंस में डील करने होते हैं कार्बन के बने होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो क्योंकि कार्बन के ही ज्यादातर बने हैं, तो कार्बन का अगर रेफरेंस ले लें तो जो एरर आएगी मेजरमेंट में वो कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो सब्सटेंस हैं वो कम ही है, ठीक है, उनमें एरर आएगी भी तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन कम से कम बाकियों में तो एरर कम हो जाएगी, तो ये हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। और मैं आपको बता दूं, दरअसल में कार्बन 12 का जो रेफरेंस है ना, सबसे पहला नहीं है ये, इससे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चूज कर चुके थे, क्योंकि हमें पहले लगता था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा चीजें बनी है, ठीक है। लेकिन जैसे पता चला कि कार्बन तो अलग ही गेम खेलता है, तो फिर हमने रेफरेंस को चेंज कर दिया कार्बन पे। पहले रेफरेंस था हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस बनाया कार्बन 12। तो कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर कार्बन 12 को जब रेफरेंस बनाना ही था तो पूरा बना लेते, उसके 12 टुकड़े क्यों करे आपने? तो उसके लिए रीजन बड़ा सिंपल है कि हमारे पास हाइड्रोजन जैसे छोटे एटम भी है जिनका मास कार्बन से बहुत कम होता है। अब एक बात समझो, अगर मान लो मेरे पास 1 केजी का वेट है, तो 1 केजी के वेट की हेल्प से हाफ केजी मास को मेजर नहीं करा जा सकता, ठीक है। 1 केजी का वेट हाफ केजी के मास को मेजर नहीं कर सकता। एक बड़ा रेफरेंस वेट छोटे वेट को मेजर नहीं कर सकता, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक छोटा वेट बड़े वेट्स को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। हाफ केजी का अगर वेट होता तो वो 1 केजी को क्या कर सकता था? मेजर कर सकता था। हाफ केजी के 2 आप ऐसे वेट रख देते तो 1 केजी हो जाता वो, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब कोई बच्चा कहेगा सर 1 केजी वाले को 2 हिस्सों में तोड़ देते। अरे 2 बराबर हिस्सों में तोड़ते ही कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली 2 बराबर हिस्सों में तोड़ा है आपने? तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। इसी तरह से कार्बन एटम को अगर पूरा लेते तो दिक्कत क्या हो जाती कि हाइड्रोजन जैसे छोटे एटम जिनका मास कार्बन से कम है, उनको वो मेजर ही नहीं कर पाता, ठीक है। और सबसे हल्का एटम हाइड्रोजन ही था, हमें उसे मेजर करना था, और हमने रियलाइज करा कि हाइड्रोजन कार्बन एटम से 12 टाइम हल्का होता है, तो हमने पूरे कार्बन एटम के बराबर 12 हिस्से कर दिए, ताकि उसका ये जो एक हिस्सा आया है ये हाइड्रोजन एटम को क्या कर पाए? मेजर कर पाए, और वही सबसे हल्का होता है, ठीक है। तो इससे अगर सबसे हल्की चीज हमने मेजर कर ली अपने रेफरेंस वेट से, तो जो भारी चीजें हैं वो तो मेजर हो ही जाएंगी। तो इस वजह से जो 1 AMU की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से बनाकर दी जाती है हमें, ठीक है। तो आई गेस 1 AMU आपको समझ में आया क्या है। अब क्योंकि 1 AMU दरअसल में मास को मेजर करने की यूनिट है, तो 1 AMU और केजी के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। जैसे मीटर भी लेंथ को मेजर करता है और किलोमीटर भी लेंथ को मेजर करता है, ठीक है। तो मीटर किलोमीटर के बीच में रिलेशन होता है ना, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो क्योंकि ये रिलेशन क्यों आता है? क्योंकि दोनों यूनिट्स लेंथ को मेजर करती हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट भी मास को मेजर कर रही है, केजी भी मास को मेजर कर रहा है, तो इनके बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या होता है? तो 1 AMU दरअसल में आता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी के बराबर। और अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। भाई हमें पता है कि 1000 ग्राम होते हैं इन 1 केजी, तो केजी से केजी कैंसल आउट, यूनिट आ जाएगी ग्राम में। तो 1 AMU में कितने ग्राम है ये भी पता चल गया। तो 10 टू द पावर माइनस 27 में 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस पर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, तो रिजल्ट आएगा 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। तो ये मेरा बच्चा याद रखना, 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं और कितने केजी होते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसे याद रखिएगा अच्छे से। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई एटम जो होता है वो दरअसल में बना होता है बहुत छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इनके जो मासेस है वो कितने होते हैं केजी और ग्राम में, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एटम का जो मास निकलने वाला है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक एटम का मास दरअसल में उसके अंदर प्रेजेंट टोटल प्रोटॉन्स और टोटल न्यूट्रॉन्स के मास का सम होता है।
तो अगर मेरे को एक एटम का मास निकालना है तो मेरे को जरूर पता होना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कस कर लेते हैं, पर हमें पता है मास ऑफ एटम के अंदर इसको यूज नहीं करना अपने को, तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, चल तो अब बात करते हैं कि भाई इनके एक्चुअल मासेस ग्राम में कितने हैं। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड से हम लोगों ने इवेलुएट कर रखे हैं। हमें इवेल्युएशन कैसे करा गया वो इंटरेस्ट नहीं है अभी, अभी इनकी वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्ट है कि याद रख लो इन्हें। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। देखो बहुत कम है, 28 -28 यानी डेसिमल के बाद आपको 28 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो बहुत कम है वैल्यू जब ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। ऐसे ही प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। देखने में ऐसा लगता है कि इन दोनों के मास नियरली इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, बट राउंड ऑफ करके लिखे हैं वैल्यू तो नियरली हम इक्वल मान सकते हैं। और अगर मैं इनके रिलेटिव मासेस देखूं, यानी इन सारे मासेस को मैं डिवाइड कर दूं प्रोटॉन के मास से, इसको भी प्रोटॉन के मास से, इसको भी प्रोटॉन के मास से, और इसको भी प्रोटॉन के मास से, तो जो मास आते हैं उन्हें बोलते हैं रिलेटिव मास। तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास आया है 1/1840। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 1840 टाइम्स होता है लगभग, या 1840 को राउंड ऑफ करोगे तो लगभग 2000 बनेगा। तो मैंने आपको बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन दरअसल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत लाइट होता है, और कितना लाइट है, लगभग 2000 टाइम्स हल्का है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मेरी बॉडी में मेरे हेयर्स का मास। ठीक है, तो अगर मैं अपनी पूरी बॉडी का मास मेजर करता हूं और 2-4 हेयर को हटा भी देता हूं तो भी मास कैसा माना जाएगा, लगभग सेम ही माना जाएगा, क्योंकि मास दरअसल में बहुत कम है हेयर्स का। वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या है, बहुत कम। तो आई गेस आपको ये रफली जो वैल्यूज हैं समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स का मास ग्राम में मेजर करने की बजाय हम एएमयू में मेजर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो एएमयू में अगर इन्हें इवेलुएट करा जाए तो इवेलुएट तो कर सकते हो। एएमयू में निकालने के लिए आप इन्हें डिवाइड कर दो किससे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से। तो डिवाइड करोगे तो ये वैल्यूज आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉन का मास आता है इतने एएमयू, 0.000549 एएमयू। प्रोटॉन का आता है 1.007, न्यूट्रॉन का आता है 1.008। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन में हम लोग राउंड ऑफ करके लेके चलते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों का मास नियरली कितना है, 1 एएमयू। ठीक है, तो ये चीज, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो यार अब मैं मॉलिक्यूलर मास पे जाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक एक्स एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब है, इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। इतनी तो बात हम लोगों ने 10th क्लास तक सीखी होती है। यानी ये जो नंबर है जो नीचे लिखा होता है एलिमेंट के सिंबल के, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक्स एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 20। और मान लेते हैं इसका मास नंबर है 41। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है, मास नहीं है, ये मास नंबर है। तो मास नंबर दरअसल में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर ऑफ एन एटम अगर आप निकाल रहे हो तो वो होता है उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम। याद रखना यहां पर बस नंबर्स को सम करना है, इनके मासेस को नहीं। ठीक है, तो यानी ये जो 41 आया है ये दरअसल में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि 20 थे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर था। तो हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं यहां पर एक्स एटम में, कितने आ गए, 21। कैसे आया, इस 20 को उधर भेज दो, सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमें एक्स एटम के अंदर, एक्स एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में हमें पता चल गया है प्रोटॉन है 20 और न्यूट्रॉन है 21। तो अगर मैं कहूं कि आप इसका मास निकालो, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स निकालो, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो एटॉमिक मास ऑफ एक्स को। तो कैसे निकालोगे, ये मास मैं निकालना चाहता हूं एएमयू में, ग्राम में नहीं, एएमयू में। तो कैसे निकाल सकते हैं,
तो याद होगा यार, एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोटॉन्स के मास ले लो और टोटल न्यूट्रॉन के। तो एक प्रोटॉन का मास, मतलब हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 20। तो इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक प्रोटॉन के मास से। लेकिन आंसर एएमयू में निकालना है तो एएमयू वाला वैल्यू रखना, और एक प्रोटॉन का मास एएमयू में कितना होता है? 1 एएमयू। ऐसे ही न्यूट्रॉन्स भी 1 एएमयू के बराबर ही होते हैं लगभग लगभग। तो जब सम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 41 एएमयू। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नंबर हम लोग कई बार सोचते हैं ना, ये 41 आया है, ये मास नंबर दरअसल में किसकी तरह भी ट्रीट हो सकता है? ये ट्रीट हो सकता है दरअसल में एटॉमिक मास की तरह, एक सिंगल एटम का। ठीक है, एक सिंगल एटम का यहाँ पर मास आ गया 41 एएमयू। और अगर एएमयू में आ गया तो ग्राम में निकाल सकते हो। भाई ग्राम में निकालने के लिए क्या करना? ग्राम में निकालने के लिए, अगर ग्राम में निकालने में इंटरेस्टेड हो तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अगर ग्राम में निकालना चाहते हो। तो एएमयू में निकालने के लिए करो क्या? किसी भी एक सिंगल एटम का अगर मास निकालना है तो एएमयू में निकालने के लिए बस उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सम कर दो, क्योंकि एएमयू में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 1 एएमयू से ही करोगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो तो सेम नंबर ही दे देगा रिजल्ट के फॉर्म में। तो आंसर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के न्यूमेरिकल वैल्यू के सम के बराबर ही आएगा। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको बात बोली है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बात करें। ठीक है, तो जैसे हम लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, ऐसे ही कंपाउंड्स जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दरअसल में क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब सुनो मेरी बात, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन इट, ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सबके क्या कर लो? सबके मासेस को सम कर लो एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास एमएम बोल देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास में निकालना चाहता हूं वाटर का, यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो भाई मेरे को पता है वाटर में 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो इन सबके एटम के मास को सम कर दो, तो ले लो 2 टाइम्स मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है वो याद करो। मतलब हाइड्रोजन में 1 ही प्रोटॉन होता है, तो 1 एएमयू का मास हो जाएगा। तो 1 एएमयू से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये एएमयू में निकाल रहा हूं मैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, टोटल 16 हो गया, तो 16 एएमयू हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन होते हैं 8 न्यूट्रॉन। अब 8 प्रोटॉन का मास जो आएगा वो 8 एएमयू और 8 न्यूट्रॉन का आएगा 8 एएमयू, और हमें पता है एटम का मास इन दोनों का सम आता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 एएमयू। तो अब जो सम निकाला वो आया 18 एएमयू। ज्यादातर बच्चों को लग रहा है तो बड़ा ट्रिवियल है, हमें तो निकालना आता है, 10th क्लास में सीखा है। बिल्कुल सीखा है, लेकिन आपने यूनिट को ध्यान नहीं दिया होगा। यूनिट ध्यान दो, ये जो हम लोग 18 निकालते हैं, यानी एलिमेंट के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके जो मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, ठीक है, या जो एटॉमिक मास निकाला जाता है, वो एएमयू यूनिट में आता है। ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ग्राम में से निकालना है तो ग्राम में निकालने के लिए बस इसे मल्टीप्लाई कर देना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से। ठीक है, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आया है तो एक काम करते हैं, फटाफट कुछ कुछ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास फटाफट निकालते हैं। जैसे आपको याद होगा NH3, NH3 ये क्या होता है? ये होता है अमोनिया। तो अमोनिया का अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। ये जो नंबर्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं अलग अलग चीजों के। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, तो मास निकालना तो क्या करेंगे? मास निकालना तो एक नाइट्रोजन का मास लेंगे। एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल मास आ गया 14 एएमयू। ठीक है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 एएमयू है, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 ले लो, ऐड करोगे तो आंसर आएगा 17 एएमयू। ग्राम में निकालना है तो ग्राम के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से। अच्छा, क्या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, बस आप वैल्यू बता दो मल्टीप्लाई क्या करनी है। ऐसे ही निकालो CH4 के लिए, CH4 है मीथेन, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 AMU होता है।
तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कार्बन है तो 12 AMU और 4 हाइड्रोजन है तो 4 AMU। तो आंसर कितना आ गया, 16 AMU। ग्राम में निकालोगे तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा भाई। ऐसे ही मान लो अगर मैं डील कर रहा हूं सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था उसके साथ, क्या है, यूरिया, NH2CONH2, ठीक है, यूरिया। तो इसमें देखो, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां ध्यान से देखो, नाइट्रोजन एटम है कितने, एक यहां पर और दूसरा यहां पर, दो नाइट्रोजन एटम। एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU होता है, ये हमें पता है। हमें चाहिए दो नाइट्रोजन एटम। तो दो नाइट्रोजन एटम का मास कैसे निकालेंगे यार, 14 का डबल हो जाएगा, तो क्या ले लो, 28 प्लस हाइड्रोजन कर लो। हाइड्रोजन सिर्फ यहां पर नहीं है, यहां पर भी है। तो दो हाइड्रोजन इधर है और दो इधर। तो जितनी बार भी लिखा है कंपाउंड में उतनी बार उस एटम को लेना है। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 AMU आ गया। एक कार्बन है, कार्बन को तो मैंने आपको बताया 12 AMU होता है। एक ऑक्सीजन है, उसका 16 AMU होता है। सम कर रहा तो आंसर आएगा 60 AMU। और ग्राम में निकालोगे तो आ जाएगा 60 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरह से। ऐसे ही ये आ गया अमोनिया CH4, ये आ गया यूरिया। ऐसे ही मान लो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आप केमिस्ट्री में बार बार डील करोगे, ग्लूकोज, C6H12O6। इसके साथ अगर आप डील कर रहे हो तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना तो कैसे निकालोगे, फिर से वही वाली बात, इन सबके एटॉमिक मास। तो 6 कार्बन है तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ। 12 हाइड्रोजन है तो ये तो डायरेक्टली 12 AMU हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 AMU होता है एक एटम का। ऑक्सीजन के लिए भी 6 है तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आता है वो आता है 180 AMU। ये वैल्यूज मेरे को याद है और मैं आपको एडवाइस करूंगा याद कर लेना, क्योंकि भाई आपके पास एग्जाम जो होता है उसमें टाइम की कमी होती है। तो अगर आप ये समझ गए उसको इवैल्यूएट कैसे करना है, तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं इवैल्यूएट कर लेंगे एग्जाम में, लेकिन वही छोटी छोटी चीजें हमारा टाइम वेस्ट कर देती है। और जो एग्जाम आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, जेई और नीट के लिए जो आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, वो टाइम भी बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है हमारे लिए, हमारे लिए अच्छा स्कोर करने में। तो इसीलिए टाइम जितना बच सकता है, जैसे जैसे बच सकता है बचाने की कोशिश करनी है। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा इन वैल्यूज के मॉलिक्यूलर मास है, सबके नहीं, कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ जो बार बार रिकर होते हैं उनको जरूर याद कर लो। बाकी जिनका याद नहीं कर सकते उन्हें तो एवेलुएट करना ही पड़ेगा। तो ग्राम में निकालोगे तो 180 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मासेस इवेलुएट करे जा सकते हैं सिर्फ केमिकल फॉर्मूला से। अगर मेरे को एक कंपाउंड का बस एक केमिकल फॉर्मूला दिया है तो वो केमिकल फॉर्मूला दो बातें मेरे को बताता है कि उस कंपाउंड का अगर एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो उस एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से और कितने कितने एटम है। जैसे अमोनिया लिया तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे और कौन कौन से होंगे। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम होंगे और वो आपस में बॉन्डेड होंगे केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, कैसे बॉन्ड होंगे वो एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से उसके मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है वो पता चल जाते हैं, और उन एटम से ये पता चल जाता है उस मॉलिक्यूल का मास कितना आने वाला है, चाहे एमयू में निकालना हो चाहे ग्राम में। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। तो हमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास अच्छे से समझ में आया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हम लोग दरअसल में रियल सिचुएशंस में जब डील करते हैं तो ये जो एटॉमिक मास हम लोगों ने निकाले थे ये सब, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट और एटम वगैरह के मास, ठीक है, तो वहां पर रियल सिचुएशन में क्या होता है, एक सैंपल के अंदर एक सिंगल टाइप का एटम नहीं होता हमारे पास, मल्टीपल टाइप के एटम्स होते हैं, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स के आने की वजह से हमें पता है आइसोटोप्स के मास अलग अलग होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मानो मैंने मैंने एक सैंपल लिया कार्बन का, और कार्बन के सैंपल का मतलब है कार्बन के बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे मेरे पास, बहुत सारे। ठीक है, तो जब इन्हें नेचुरली लिया जाता है, एक नेचुरल कार्बन का सैंपल है मेरे पास, तो नेचुरल कार्बन सैंपल में होता क्या है, कार्बन के छोटे छोटे एटम्स होंगे। तो इस नेचुरल सैंपल में कार्बन 12 भी प्रेजेंट होगा, कार्बन 12 वाला आइसोटोप मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन वाला। कार्बन 13 भी प्रेजेंट होगा जिसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे।
और कार्बन 14 वाला भी थोड़ा सा प्रेजेंट होगा, इसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे। और मान लो इस पूरे सैंपल का मास, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, 100 ग्राम आ रहा था। मान लो पूरे सैंपल का मास 100 ग्राम आ रहा था, तो इस 100 ग्राम सैंपल में जो मास आया है ना, वो मास अब समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि नेचुरल सैंपल में कार्बन 12 वाले भी एटम होंगे, 13 वाले भी, 14 वाले में भी। तो इस 100 ग्राम सैंपल का कुछ मास कार्बन 12 से भी आएगा, कुछ मास कार्बन 13 से आएगा, और कुछ मास कार्बन 14 से आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सैंपल का एटॉमिक मास कितना है, भाई सैंपल तो है कार्बन एटम का ही, और अगर अब मैं पूछूं कि इस सैंपल में जो एटम्स हैं उनका मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, तो कैसे निकालोगे? अब यहां पर कोई एक ही टाइप का तो एटम है नहीं। अगर सिर्फ कार्बन 12 होता तो भाई उसमें हमें पता है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो हम लोग बोल देते 12 एएमयू मास आएगा। अगर सिर्फ कार्बन 12 होता, सिर्फ कार्बन 13 होता तो 13 एएमयू आ जाता, और सिर्फ कार्बन 14 होता तो 14 एएमयू आ जाता। सिर्फ अगर कार्बन 12 होता तो, या कार्बन 13 या कार्बन 14 होता, पर सब प्रेजेंट है इस सैंपल के अंदर, तो इस सैंपल का एक इंडिविजुअल एटॉमिक मास नहीं आ सकता। तो इस सैंपल का अगर मेरे को एटॉमिक मास निकालना है तो बिल्कुल वैसे ही करा जाएगा जैसे हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं, कि हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। हम इसके एवरेज के साथ डील करेंगे, इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करेंगे, और उसी एवरेज से अपनी प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? तो जो भी सैंपल हमारे पास है, हमें पता है एक नेचुरल सैंपल में किसी भी एलिमेंट में उसके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर मेरे को एवरेज एटॉमिक मास निकालना है नेचुरली, जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा रियल सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में आप ऐसे तो डील करोगे नहीं कि आपके पास इंडिविजुअल एक कार्बन एटम का मास होगा सैंपल में, बहुत सारे अलग अलग मास के होंगे ना। तो उनकी एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज निकालना सबसे सही वैल्यू होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, एरर जो होती है कैलकुलेशन में वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एवरेज लोगे तो वो कार्बन 12 वाले का भी लगभग लगभग सही आंसर देगा, 13 का भी और 14 का भी। तो एवरेज एटॉमिक मास किसी सैंपल का निकाला कैसे जाता है? तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, हम उसके मास नंबर को, जो कि एएमयू में उसका मास भी होगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंटेज से उसके सैंपल में। ये काम होगा एक आइसोटोप के लिए, और ये काम आपको अलग अलग आइसोटोप्स के लिए करना है। सेकंड आइसोटोप के लिए भी करोगे, 3 आइसोटोप है तो 3 आइसोटोप के लिए करोगे, 4 आइसोटोप है तो 4 आइसोटोप के लिए करोगे। ठीक है, और सबको सम कर दोगे। ठीक है, सबको क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो सम कर दोगे तो क्या निकल आएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है, आइसोटोप का कितना परसेंट है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे मास नंबर से, और हर आइसोटोप के साथ ऐसा करोगे, पहले आइसोटोप के साथ भी, सेकंड आइसोटोप के साथ भी, थर्ड के साथ भी, और जो सबका सम आएगा उसे हम लोग बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन यह फॉर्मूला अप्लाई तब करा जाता है जब हमें आइसोटोप्स का परसेंटेज पता हो। ठीक है, जब हमें आइसोटोप का परसेंटेज पता हो कि इस सैंपल में, अगर मैं आपको बता दूं कार्बन 12 90% था, कार्बन 13 में आपको बता दूं ये लगभग क्या नाम है आपका 8% था, और कार्बन 14 बता दूं 2% था, तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में यहां पर रखा जाएगा। ठीक है, और उन्हें उनके करस्पॉन्डिंग मास नंबर से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो एवरेज एटॉमिक मास आएगा। लेकिन यहां पे जो एवरेज निकाला नहीं, उसी फॉर्मूले से निकाला जैसे हम लोग एवरेज निकालते थे। कैसे? मान लो अगर मेरे पास परसेंटेज में ना होते एटम्स, एक्चुअल नंबर होता, मेरे पास 5 कार्बन 12 एटम्स होते, ठीक है, 2 कार्बन 13 एटम होते, और सिर्फ 1 कार्बन 14 एटम होता, और मैं कहता इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, यानी मुझे एक्चुअल में इनके नंबर्स पता होते ना कि परसेंटेज। तो मैं कैलकुलेशन कैसे करता? तो जैसे नहीं आप लोगों ने 9 10 क्लास में एवरेज निकाला था कि भाई ये जो 5 एटम है इन सबका मास होगा 12, तो इनका टोटल मास निकाल लो, तो वो आ जाएगा 5 इंटू 12, और इसे ऐड कर दो अगले वाले से, तो वो आएगा 2 इंटू 13। भाई आप एवरेज कैसे निकालते थे? टोटल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल अपॉन नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल मास निकाल रहे हैं, तो टोटल मास आ जाएगा 5 इंटू 12, क्योंकि 5 कार्बन 12 एटम है, 2 इंटू 13, ये सब एएमयू में आ रहा है। ठीक है, प्लस 1 इंटू 14, और टोटल कार्बन एटम कितने हमारे पास, 5 2 6, 5 2 7 1 8, डिवाइड बाई 8। तो ऐसे निकालोगे। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है एवरेज एटॉमिक मास वाला अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स पता हो। अगर नंबर ऑफ एटम नहीं, हमें उनका परसेंटेज पता है, तो बिल्कुल सेम आइडिया यहां पर करा जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज यहां पर आप रख देते हो। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज जो आप रख रहे हो, ये वैल्यू
फ्रैक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप एक्चुअली में परसेंटेज रख रहे हो तो इस फॉर्मूले में छोटा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको इसे 100 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिवीजन में क्या चाहिए होता है, होल क्वांटिटी, टोटल नंबर कितना है, और परसेंटेज के लिए होल क्वांटिटी कितनी होती है, 100 होती है, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे क्लोरीन के नेचुरल आइसोटोप्स का कॉम्पोजिशन पता है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक 35 वाला, एक 37 वाला। इनका एटॉमिक मास एक्चुअली में तो इतना लिखा है 34.97, एक्चुअली कैलकुलेट करके लिखा गया है, लगभग लगभग 35 लेते हैं, ये एएमयू में है, और ये वाला 37 है। इनके परसेंटेज को भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये 95, ये 75 मान लेते, तो ये 25। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने रफली रफली मान लिया ऐसे। अब मैंने कहा कि इस सैंपल में मुझे क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास चाहिए। ठीक है, मुझे एवरेज एटॉमिक मास चाहिए इस सैंपल में क्लोरीन का, तो वो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे उसे, क्योंकि यहां पर हमें परसेंटेज पता है और उनके मॉलिकुलर मास भी पता है, और हमें पता है सॉरी एटॉमिक मास ही मास नंबर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला आइसोटोप ले ले, C35 वाला। 35 वाले का मास नंबर 35 है, इसका परसेंटेज कितना है, 75, प्लस 37 वाले का मास नंबर 37, इसका परसेंटेज है 25, और डिवाइड कर देंगे किससे, परसेंटेज की होल क्वांटिटी से, विच इज 100। तो आप इसे इवैल्यूएट करो और देखो आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसे इवैल्यूएट करो और देखो आंसर क्या आएगा, तो आंसर पता चलेगा सॉल्व होकर 35.5 AMU। तो एवरेज एटॉमिक मास दरअसल में क्लोरीन का कितना आया, 35.5 आया। ठीक है, 35.5 आया, ये देखो। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया, 35.5। और नोटिस करना, जैसे आप लोगों ने कई बार पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि क्लोरीन के ऊपर ऐसे लिखा होता है 35.5 और यहां लिखा होता है 17। तो ये 35.5 दरअसल में क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। और एक आपको बात बता दूं, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल नहीं होगा मास नंबर के, ये मास नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि मास नंबर आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा इंटीजर्स में होंगे, तो मास नंबर हमेशा इंटीजर में आता है। ध्यान से देखो, ये मास नंबर जो लिखे हैं ये हमेशा इंटीजर में आते हैं। तो कई बार पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, या कई बार बहुत सारे एलिमेंट के साथ आप डील करोगे, तो उनके एटॉमिक मास फ्रैक्शन में मिलेंगे। तो जब भी एटॉमिक मास आपको फ्रैक्शन में मिले, जब भी एटॉमिक मास फ्रैक्शन में मिले, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि हमने नेचुरली उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला है। ठीक है, उसके नेचुरल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला है मेरा बेटा। और यही एवरेज एटॉमिक मास हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन में। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, इस जगह पर, तो मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर वो यार हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कभी कभी क्वेश्चंस में 1.007 दे देते हैं, ये कैसे हो सकता है? वो क्या है, 1.007 उसका एवरेज एटॉमिक मास है, जो हाइड्रोजन के तीनों जो आइसोटोप थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उसके नेचुरल कॉम्पोजिशन से आया है। ठीक है, तो ये बात समझना कि कभी भी एलिमेंट के ऊपर अगर एटॉमिक मास फ्रैक्शन में लिखा है, डेसिमल के साथ लिखा है, तो वो एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास होता है, वो कभी मास नंबर के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई कि कॉपर। ठीक है, अच्छा ये क्लोरीन वाला दोबारा आ गया यार, एक मिनट, तो एक काम करता हूं, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं। ठीक है, इसको छोड़ देना, ये क्लोरीन दोबारा रिपीट हो गया है। कॉपर का अगर मैं आपको सैंपल दे दूं, तो कॉपर के दो अलग अलग आइसोटोप होते हैं। अब अगर मैं आइसोटोप बोल रहा हूं तो इसका मतलब है इंडिविजुअल एटम, और इंडिविजुअल एटम्स में ये ऊपर लिखा नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, तो एक मान लो 63 वाला है, एक मान लो 64 वाला है। ठीक है, मेरे पास कॉपर का एक सैंपल है जिसमें 63 वाला जो मास है वो लगभग लगभग 80% है, और 64 वाला 20% है। ये हमें गिवन है, आपको फाइंड करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बाकियों के साथ चेक करेगा। ठीक है, कि आपका आंसर सही है या किसी दूसरे का आंसर सही है। ठीक है, डिस्कशन करिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। ठीक है, और अब एक छोटा सा पॉइंट हमें पढ़ना है, वो है एवरेज एटॉमिक मास नहीं, ये है एवरेज मॉलिक्यूलर मास।
लेकिन इसे डिस्कस करेंगे मोल को स्टडी करने के बाद, ठीक है। जैसे एवरेज एटॉमिक मास होता है, ऐसे एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी आता है, ठीक है। इसका डिस्कशन करेंगे मोल को समझने के बाद, क्योंकि उसके फॉर्मूले में मोल का यूज आएगा। और अगली क्लास से भाई हम लोग स्टार्ट कर देंगे मोल्स का डिस्कशन, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप फंडामेंटल लेवल पे जो भी बातें हमने आज करी हैं वो अच्छे से याद रखिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक केयर। और आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो। थैंक यू।